नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशंस में आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैम्पियर होजेस लाइन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी से, पाक जल डमरू मध्य से, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से या फिर सुंदरबन से? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में ए बी सी डी में से जो भी आपको लगता हो इसका उत्तर है उसे कमेंट करके बताइए। अब अगर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सुंदरबन। डैम्पियर होजेस लाइन सुंदरबन से संबंधित है। डैम्पियर होजेस लाइन 1829-30 में खींचा गया था और यह एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। आप यहां इस मैप में देख सकते हैं, जो ये रेड कलर की लाइन है ये डैम्पियर होजेस लाइन है और ये दक्षिण में जितना पूरा का पूरा इलाका है इस लाइन के, ये पूरा का पूरा सुंदरबन डेल्टा है। और आप जो ये हरे क्षेत्र में देख रहे हैं, हरा हरा इलाका देख रहे हैं, ये उन इलाकों को दर्शाता है जहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगर मान लें ये लाइन अगर आप डैम्पियर होजेस लाइन माने तो इस लाइन के साउथ में सुंदरबन डेल्टा है। यहां तक, इस लाइन तक बंगाल की खाड़ी की हाई टाइड यहां तक पहुंचती है। इस पूरे इलाके में यहां तक हाई और लो टाइड का ये इलाका है। इसके उत्तर में कोई भी टाइड, यहां पर कोई भी टाइड नहीं पहुंचता है, समुद्र यहां तक नहीं, ज्वार भाटा यहां तक नहीं आता है। केवल इस लाइन के दक्षिण तक ज्वार भाटा आता है। ये इस लाइन को भी दर्शाती है। तो ये जो लाइन है डैम्पियर होजेस लाइन, ये सुंदरबन की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। आपको इतना चीज याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोहकलिकाई। नोहकलिकाई झरना किस प्रदेश में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है केरल, असम, मणिपुर और मेघालय। इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। नोहकलिकाई झरना मेघालय राज्य में अवस्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल। प्लंज वाटरफॉल ऐसे वाटरफॉल को कहते हैं जहां पर पानी चट्टानों से सीधा गिरता है और नीचे एक पूल का निर्माण करता है, एक तालाब का निर्माण करता है। अगर आप ये माने ये पूरा का पूरा पर्वत है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, तो यहां से होता हुआ ये काले में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका वाटरफॉल कुछ इस तरह से गिरता है और आके फिर डायरेक्ट यहाँ पे एक वाटर पूल का निर्माण करता है। ये आपका रिवर है और ये आपका वाटरफॉल हो गया। यहाँ पे गिरकर एक प्लंज वाटर पूल का निर्माण कर रहा है। तो ये डायरेक्ट पानी जो है ऊपर से डायरेक्ट गिरता है यहाँ पर। और अगर इस नोहकलिकाई की बात करें तो ये लगभग 111 फीट ऊंचा है। आप इस इमेज में भी नोहकलिकाई वाटरफॉल को देख सकते हैं। ये स्ट्रीम आ रही है, नदी आ रही है और इन चट्टानों के बाद ये पानी डायरेक्ट सीधे नीचे गिर रहा है और यहाँ पे एक पूल का निर्माण कर रहा है, एक तालाब का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे वाटरफॉल्स को प्लंज वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है और ये चेरापूंजी के पास अवस्थित है। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं प्लंज वाटरफॉल को। ये नदी है, नदी आ रही है और चट्टानों से सीधे डायरेक्ट पानी गिर रहा है और यहां पर एक ये तालाब का निर्माण हो रहा है। इसे कहते हैं वाटरफॉल लेक। तो ऐसे झरनों के द्वारा एक वाटरफॉल लेक का निर्माण होता है, उसके बाद फिर पानी आगे चला जाता है। यहां पर ये एक इमेज और आप देख सकते हैं नोहकलिकाई वाटरफॉल का, पानी गिर रहा है और यहां पर ये तालाब का निर्माण हो रहा है और मेघालय में यहां पर ये अवस्थित है। इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम पवनों अर्थात नॉर्थ वेस्ट विंड्स के कारण भारत में क्या होता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। हिमालय में तेज हवाओं का चलना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थार मरुस्थल में तूफान, ये भी गलत है। उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, नहीं, ये भी गलत है। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो ये आपका गुजरात राज्य है। यहाँ पे केरला हो गया, केरला से थोड़ा सीधे ऊपर जाते हुए यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आपका ये बंगाल तक का हमने बना दिया
और यहाँ पर कहीं आपका भूमध्य रेखा है। बात यहाँ पर हो रही है नॉर्थ वेस्ट विंड्स की। नॉर्थ वेस्ट विंड्स हमेशा आपको याद रखना है कि ठंडियों में बहती हैं। जब भारत में ठंडी का मौसम होता है उस समय नॉर्थ वेस्ट विंड बहती हैं। नॉर्थ वेस्ट विंड में आप W से विंटर को हमेशा याद रखिएगा, रिलेट करके रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट विंड्स विंटर के समय में बहती हैं। और यहीं पर ही एक और विंड्स हैं जिन्हें कहा जाता है साउथ वेस्ट विंड। इसमें आपको S से याद रखना है, S फॉर समर। साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं ये समर में बहती हैं और नॉर्थ वेस्ट विंड्स जो होती हैं वे विंटर में बहती हैं। अब अगर इस भारत के मैप पे हम बात करें तो भारत पर मैप में ठंडी के दिनों में हवाओं की दिशा कुछ इस तरह से होती है। गंगा की घाटी में हवाएं इस तरह से बहती हैं, इस डायरेक्शन में बहती हैं, और बंगाल के खाड़ी पर हवाएं इस दिशा में बहती हैं। तो ये हवाएं जो आ रही हैं इन हवाओं को हम नॉर्थ वेस्ट विंड्स कहते हैं। और इन्हीं विंड्स के जरिए यहाँ पर चेन्नई अवस्थित है। चेन्नई में सर्दी के दिनों में बारिश होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट विंड्स की वजह से चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट संस्थानों के बारे में याद रखिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, जिसे काजरी भी कहा जाता है, CAZRI, अक्सर एग्जामिनेशंस में काजरी के नाम से ही पूछता है। तो ये आपका जोधपुर में अवस्थित है। इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, इसे NDRI के नाम से जाना जाता है। ये आपका करनाल में अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिसे सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI के नाम से जाना जाता है, ये लखनऊ में अवस्थित है। और लास्ट में एक और इंस्टीट्यूट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये भी लखनऊ में अवस्थित है। इसे BSIP के नाम से जाना जाता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म को भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में अक्सर केवल यही शॉर्ट फॉर्म दे देता है और आगे शहरों के नाम दे देता है। तो आपको वहां पर मिलान करना रहता है कि कौन सा किस स्थान पर अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपके ऑप्शन हैं रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता रहता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो उसके लिए आपको कपास के का से हमेशा याद रखना है, का से हमेशा रिलेट करना है काली मिट्टी। अगर ऐसे आप रिलेट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो याद करने में आसानी रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये काली मिट्टी का यहाँ पे दिखाया गया है। इमेज जो है काली मिट्टी का है। काली मिट्टी की एक खासियत है कि ये सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये दरारें पड़ी हुई हैं इसमें। अपने आप ही जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसके साथ ही साथ इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एक चीज और याद रखिए, इस काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। और ये मिट्टी सर्वाधिक इसका विस्तार आपका महाराष्ट्र राज्य में है। परंतु कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा गुजरात जाना जाता है। गुजरात में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील या उलर झील? इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि मानसरोवर लेक ये
फ्रेश वाटर लेक है। और इसके बगल में ही एक लेक और है जिसका नाम है राक्षस ताल। ये जो है ये सैलाइन लेक है, यानी इसमें खारा पानी पाया जाता है राक्षस ताल में, और मानसरोवर लेक में फ्रेश वाटर लेक है। और इन दोनों लेक्स को एक छोटी सी नदी जोड़ती है, उस नदी का नाम है गंगा चू। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है मानसरोवर लेक तिब्बत के पठार पर अवस्थित है और ये कैलाश माउंटेन के फुट हिल्स में अवस्थित है, और यहीं से ही 3 और इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं। इसके आसपास के क्षेत्र से ही, मानसरोवर लेक के आसपास के क्षेत्र से ही 3 और नदियां निकलती हैं। वो नदियां हैं आपकी करनाली, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी है सतलज नदी, और तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और चौथी अपने आप में ये सिंधु नदी हो जाएगी। तो ये 4 नदियां मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती हैं। कैलाश मानसरोवर के ऊपर जो ग्लेशियर अवस्थित हैं, उनके जल के पिघलने के कारण ही इन चारों नदियों का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। अब ये घिस पिट के बहुत छोटे आकार में हो गई है। कभी ये हिमालय से भी बड़ी पहाड़ियां हुआ करती थीं, लेकिन अब ये बहुत छोटे स्तर पर विद्यमान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर अवस्थित है। इसके साथ ही साथ चंबल नदी पर कुछ और इंपॉर्टेंट बांध अवस्थित हैं, जैसे आपका एक ये जवाहर सागर हो गया, जवाहर सागर बांध, इसके साथ ही साथ गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों के तीनों बांध चंबल नदी पर अवस्थित है। और इन्हें आप एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं, राणा का घोड़ा, जवाहर और गांधी को लेकर चंपत हो गया। अगर ये आप कोड याद रखते हैं तो चंबल नदी पर अवस्थित सारे के सारे डैम्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहां पर चंपत से मतलब हो जाएगा चंबल नदी, राणा से मतलब हो जाएगा राणा सागर बांध, जवाहर से मतलब हो जाएगा जवाहर सागर बांध, और गांधी से मतलब हो जाएगा गांधी सागर बांध। तो चंबल नदी पर अवस्थित ये तीनों के तीनों बांधों को आप आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के जरिए। राणा का घोड़ा, जवाहर और गांधी को लेकर चंपत हो गया। अगर आप चंबल नदी के उद्गम स्थल से चलते हैं तो सबसे पहले गांधी सागर मिलेगा, उसके बाद राणा सागर, उसके बाद जवाहर सागर ये मिलेगा। यहीं पर यह भी ध्यान रखिए कि चंबल नदी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आप BSP कोड के जरिए याद रख सकते हैं। B से बनास नदी हो जाएगी, बनास रिवर, S से सिप्रा नदी हो जाएगी, सिप्रा रिवर हो जाएगी, और P से पार्वती नदी हो जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं। इन्हें भी आप BSP कोड के जरिए याद रख सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से आप ये याद रख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मॉनसून का अधिक प्रभाव होता है? चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। इससे पहले भी हम लोग यही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये इंडिया का मैप है, तो इस इंडिया के मैप में ये पूछ रहा है रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में, प्रत्यावर्ती मॉनसून के बारे में, या इसे ही लौटता हुआ मॉनसून भी कहा जाता है, लौटता हुआ मॉनसून। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है लौटते हुए मॉनसून से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आपको यहां पे बता दें कि ठंडियों के दिनों में लौटता हुआ मॉनसून ठंडियों के दिनों में भारत में सक्रिय रहता है, और भारत में हवाएं कुछ इस तरह से चलती हैं। इस तरह से हवाएं चल रही होती हैं भारत में। ये हवाएं गंगा के मैदान में सूखी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। लेकिन जब ये हवाएं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, तो वहाँ पर ये नमी इकट्ठा कर लेती हैं। समुद्र की सतह के ऊपर जब ये हवाएं बहती हैं तो गर्म होती हैं ये हवाएं, उसके कारण ये नमी इकट्ठा कर लेती हैं, और इस नमी को तमिलनाडु राज्य में ये बारिश के रूप में
गिरा देती हैं। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट गलियारा, इसे ही आप पालघाट गैप भी कहते हैं, इसे आप पालघाट दर्रा भी कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट करके। ए, बी, सी या डी में से कोई एक आंसर होगा। चलिए आंसर अगर देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरला एवं तमिलनाडु दोनों राज्यों को पालघाट गलियारा जोड़ता है। आप इन्हें मैप में भी देख सकते हैं, ये साउथ इंडिया का मैप दिखाया हुआ है। साउथ इंडिया के मैप में ये पूरा का पूरा पोर्शन वेस्टर्न घाट है और इस वेस्टर्न घाट में यहाँ पर ये पालघाट अवस्थित है, यहाँ पर ये तमिलनाडु राज्य है और ये केरला राज्य है। तो ये पालघाट गैप केरला और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ता है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछता है कि पालघाट किन दो पहाड़ियों को अलग करता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सेपरेट करता है नीलगिरी हिल्स एंड अनाईमलाई हिल्स, इन दो पहाड़ियों को। यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, नीलगिरी हिल्स हैं ये, और ये जो हैं अनाईमलाई हिल्स हैं। इन दो पहाड़ियों को पालघाट सेपरेट करता है, अलग करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक बार ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, RAS में पूछा गया था। तो यहाँ से ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको माउंटेन पासेज के बारे में, दूसरे दर्रों के बारे में जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका मैं जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।